जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके इस YouTube चैनल पे डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से कुछ कारणवश कुछ ऐसी टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिसके कारण आप लोगों को क्लासें मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी आज से रेगुलर क्लास होगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इंटरनेट का जो है इशू हो गया था, इस वजह से उसकी व्यवस्था करनी पड़ गई, जिसके कारण क्लासें आपको 1-2 दिन नहीं दे पाया मैं। और अब आज से आप सभी लोगों की सारी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी रेगुलर तरीके से, प्रॉपर वे में, एकदम विस्तार के साथ, जैसे भी आप लोग पढ़ते थे उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करके आप सभी लोगों को क्लासें दी जाएंगी। तो साथियों, हम लोग अब अपने पढ़ाई की ओर जो है चलते हैं। हम लोगों की आज जो है कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आने वाली सभी एग्जाम्स के जो है मद्देनज़र अगर देखा जाए तो सभी एग्जाम्स को लेकर ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आप सभी लोग इन सभी करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए, ध्यान पूर्वक आप लोग जो है पढ़ाई करिए और अपने सपने को साकार करिए। तो साथियों, चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर की तरफ नज़र डालते हैं। आज की जो भी कुछ खास और ताज़ा जानकारी है। पहली जानकारी है साथियों कि प्रधानमंत्री ने पैदल सेना दिवस के अवसर पर शुभकामना दी। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि शुभकामना तो दिया उन्होंने, पर किसे शुभकामना दिया? तो प्रधानमंत्री ने पैदल सेना दिवस के अवसर पर जो भी हमारे सैनिक थे, पैदल सेना दिवस जिसे इन्फेंट्री डे के नाम से भी जाना जाता है। पैदल सेना दिवस को इन्फेंट्री डे के नाम से भी जाना जाता है। और पैदल सैनिक जो भी हमारे शहीद हुए हैं, या तो फिर वर्तमान में भी जो भी पैदल सैनिक अभी भी काम कर रहे हैं हमारी सेना से जुड़कर, उन सभी लोगों को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभकामनाएं दी। तो इसका मेन कारण क्या था साथियों कि सबसे पहले आपको बताऊं कि इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिन मतलब इन्फेंट्री डे को युद्ध की रानी भी कहा जाता है। इन्फेंट्री डे को युद्ध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी पैदल सैनिक दिवस है, इस पैदल सैनिक दिवस को युद्ध के रानी के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, जैसा कि बताऊं कि पैदल इन्फेंट्री डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1947 में इसी दिन भारतीय सेना के पैदल सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने वाले पहले सैनिक बने थे। 1947 में हमारे जो भी पैदल सैनिक थे उस समय के, वो सभी पैदल सैनिक हवाई अड्डे पे, मतलब भारतीय सेना के पैदल सैनिक श्रीनगर में हवाई अड्डे पे पहली बार उस समय वो उतरे थे, जो भी पैदल सैनिक थे। इस वजह 27 अक्टूबर को ही, इस वजह से 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे अर्थात पैदल सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्फेंट्री डे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और आपको अगर बताऊं तो रक्षा मंत्री इस समय हमारे भारत के जो भी रक्षा मंत्री हैं वो श्री राजनाथ सिंह जी हैं। और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग आता है, जिसमें रक्षा विभाग होता है, रक्षा उत्पाद विभाग होता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग होता है, अर्थात रक्षा अनुसंधान अर्थात शोध एवं विकास विभाग भी होता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और चौथा होता है पूर्व सैनिकों के कल्याण और वित्त प्रभाग के लिए भी रक्षा मंत्रालय ही करता है। रक्षा मंत्री हमारे इस समय भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। अगली जानकारी इसी क्रम में साथियों है, पीयूष गोयल ने निर्णय की क्षमता से लैस भविष्यवादी दृष्टिकोण ने भारत को एक ठोस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया है। पीयूष गोयल जी ने निर्णय की क्षमता से लैस भविष्यवादी दृष्टिकोण से भारत को एक ठोस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया गया है। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, ये हमारे भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कहे जाते हैं। इस समय भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में पीयूष गोयल जी को इस समय जाना जाता है। और इन्होंने भविष्यवादी दृष्टिकोण ने भारत को एक ठोस स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया है। इसके अंतर्गत आपको बताऊं कि यह बात इन्होंने प्रथम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
स्टार्टअप फोरम के उद्घाटन के मौके पर इन्होंने कहा। इन्होंने अपनी यह बात जो प्रथम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का उद्घाटन इन्होंने किया उसी मौके पर इन्होंने कहा। अब साथियों अगर बात करें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को की गई थी। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को किया गया था। 26 अप्रैल 1996 को किया गया था। 26 अप्रैल 1996 को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। साथियों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को किया गया था। इसका मुख्यालय की अगर बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बीजिंग अर्थात चाइना में है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बीजिंग अर्थात चाइना में है। इसके टोटल 8 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके टोटल 8 मेंबर्स स्टेट हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और अगर इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा चाइनीज और रसिया भाषा है। इसकी जो मुख्य भाषा है वो चाइनीज भाषा है और रसियन भाषा है। और अगर बात किया जाए तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की, तो भारत ने 24 जून 2016 को इसकी सदस्यता ली। भारत ने इसकी सदस्यता संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता 24 जून 2016 को ली। 24 जून 2016 को भारत ने सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण किया। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों में शामिल ये भारत भी है, जो कि भारत 24 जून 2016 को भारत इसकी सदस्यता ग्रहण की। इसमें यही जानकारी है साथियों। और अब अगर देखा जाए तो अपने अगली जानकारी के बारे में, तो अगली जानकारी के बारे में अगर बात किया जाए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये पार्ट जो मैंने आप लोगों को ये बताया है ये हमारे ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसका ये पार्ट है जो कि जगह नहीं समझ पाया मैं, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसे मैं अभी हटा देता हूँ, एक सेकेंड, तो जगह थोड़ा स्पेस हो जाएगी। और स्पेस मिलने के बाद अगर इससे संबंधित भी कोई जानकारी मिलेगी तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और इतना विस्तार तरीके से बताया जा रहा है कि आप लोगों को बस सिर्फ एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, बस हो गया। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनसुख मंडाविया ने B.O. चिदंबरनाथ बंदरगाह पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया। मनसुख मंडाविया ने B.O. चिदंबरनाथ बंदरगाह पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया। तो साथियों सबसे पहले अगर हम कहें तो मनसुख मंडाविया जी केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार प्राप्त हुआ है। मनसुख मंडाविया केंद्रीय पोत एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं और ये जो है B.O. चिदंबरनाथ बंदरगाह पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का इन्होंने उद्घाटन किया। अब आप अगर बात करें तो ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट पोर्ट एंट्री से लाभ क्या क्या होगा, तो इससे लाभ ये होगा कि कारोबार में सुगमता आएगी, अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी, क्योंकि पर्यटक जब यहाँ पे ज्यादा मात्रा में आएंगे तो वो पैसा प्राप्त होगा, इस वजह से अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी, कारोबार में सुगमता आएगी, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और विदेशों में माल भेजने की प्रक्रिया की गति देने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है।
मतलब लॉजिस्टिक लागत को कम करने और विदेशों में माल भेजने की प्रक्रिया में गति देने के लिए यह सबसे बड़ा डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का शुभारंभ किया गया। अगली जानकारी की अगर बात करें साथियों, तो नितिन गडकरी ने त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। हमारे भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और MSME मंत्री भी हैं, नितिन गडकरी की अगर बात की जाए, नितिन गडकरी की, तो ये नितिन गडकरी जी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और MSME मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और MS मंत्री हैं, जिन्होंने त्रिपुरा राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अर्थात 9 नए राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है आधारशिला इन्होंने रखी है, उसका निर्माण कार्य किया जाएगा। साथियों, आपको अगर बताऊं तो यह 2752 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना बनाई जाएगी। ये हमारे जो 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, यह 2752 करोड़ रुपए 2752 करोड़ रुपए के लागत से बनाई जाएगी। जिसकी लंबाई कुल 262 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई टोटल 262 किलोमीटर है। हमारे भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी जी ने त्रिपुरा राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिसकी कुल लागत 2752 करोड़ रुपए लगाई गई है। और 2752 करोड़ रुपए जो लागत से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग की आधारशिला रखी गई है, इसकी लंबाई टोटल 262 किलोमीटर है। अब साथियों, यहाँ पे बात आई है त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य के बारे में भी हम कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। त्रिपुरा राज्य के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर त्रिपुरा राज्य की बात किया जाए तो इसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। इसमें टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है, जिसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि शुरुआत में 4 डिस्ट्रिक्ट थे। उन चारों डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा थोड़ा काट करके 4 डिस्ट्रिक्ट और बनाया गया, जो कि इस समय 8 डिस्ट्रिक्ट इस समय वर्तमान में हैं। अगर यहाँ के राजभाषा की बात की जाए तो बंगाली है और अंग्रेजी है। यहाँ के त्रिपुरा राज्य के अगर राजभाषा की बात की जाए, राजभाषा तो बंगाली है और अंग्रेजी है। त्रिपुरा राज्य के अगर राजभाषा की बात की जाए तो इसकी राजभाषा बंगाली है और अंग्रेजी है। और साथियों, एक भाषा और होती है ककबरक। यहाँ की एक भाषा राजभाषा और होती है, बंगाली अंग्रेजी तो है ही है, ककबरक एक राजभाषा है जो कि हमारे त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कहलाई जाती है। त्रिपुरा राज्य के अगर गठन की बात किया जाए तो 21 जनवरी 1972
सॉरी त्रिपुरा राज्य के अगर गठन की बात की जाए तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा राज्य का गठन किया गया था। त्रिपुरा राज्य के अगर गठन की बात की जाए, गठन की बात, तो त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। यहाँ के त्रिपुरा राज्य के अगर वर्तमान के राज्यपाल की बात किया जाए अर्थात गवर्नर की, तो रमेश बैस जी यहाँ के गवर्नर हैं। त्रिपुरा राज्य के गवर्नर की बात किया जाए तो रमेश बैस जी यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर सीएम की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम विप्लव कुमार देव हैं। विप्लव कुमार देव। साथियों, त्रिपुरा राज्य के गठन की बात किया जाए तो त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। यहाँ के राजभाषा की बात किया जाए तो बंगाली है, अंग्रेजी है, ककबरक यहाँ की राजभाषा है। त्रिपुरा राज्य के अगर गवर्नर की बात किया जाए तो रमेश बैस जी यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के अगर सीएम की बात किया जाए अर्थात मुख्यमंत्री, तो विप्लव कुमार देव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा की सीट 60 है, राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की 2। त्रिपुरा राज्य में विधानसभा की 60 सीट, राज्यसभा की 1 सीट है और अगर लोकसभा की बात की जाए तो 2 सीट है। लोकसभा में 2 सीट है। त्रिपुरा राज्य में विधानसभा की 60 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीट है। और त्रिपुरा राज्य के अगर उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय ही वहाँ का उच्च न्यायालय है। त्रिपुरा राज्य के अगर उच्च न्यायालय की बात किया जाए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये राजभाषा हटाता हूँ यहाँ से तो थोड़ा स्पेस मिलेगा। त्रिपुरा राज्य के उच्च न्यायालय यहाँ त्रिपुरा उच्च न्यायालय ही है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा राज्य के अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय विधानसभा की 8 सीट, राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीट। त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को। यहाँ के गवर्नर रमेश बैस जी और मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी हैं। साथियों, जो हमारी अगली जानकारी है वो हाल ही में पोलैंड देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा। हाल ही में पोलैंड देश में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर अपने एक चौराहे का नाम रखा, जो कि हमारे भारत के एक बहुत बड़े कवि कह लीजिए, लेखक कह लीजिए के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिनके बच्चे अमिताभ बच्चन जी हैं और उन्हीं के एक बच्चे और हैं जिनका नाम अजिताभ बच्चन कहा जाता है। एक बच्चे हैं अमिताभ बच्चन, दूसरे हैं अजिताभ बच्चन। अजिताभ लिख देता हूं यहां मैं, अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटे अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। साथियों, इससे संबंधित मैं और कुछ जानकारी आपको देता हूं कि हमारे हरिवंश राय बच्चन को पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की है। इस साइन बोर्ड पर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम लिखा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कवि के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो एक सबसे
महत्वपूर्ण कृति है वो मधुशाला है। ये हमारे भारत देश के लिए और भारत देश के साथ साथ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के लिए भी एक बहुत बड़े गौरव की बात है। अगली जानकारी साथियों है कि एमी कोनी बैरक ने 27 अक्टूबर 2020 को अमेरिका के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगली जानकारी है एमी कोनी बैरक ने 27 अक्टूबर 2020 को अमेरिका की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो साथियों एमी कोनी बैरक जी अमेरिका के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने शपथ दिलाई। ये जो एमी कोनी बैरक हैं, ये 27 अक्टूबर को अमेरिका के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में व्हाइट हाउस में इन्हें शपथ दिलाई थी। और शपथ दिलाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने शपथ दिलाई। क्लेरेंस थॉमस, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लेरेंस थॉमस, क्लेरेंस थॉमस, क्लेरेंस थॉमस ने शपथ दिलाई। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी उपस्थिति में व्हाइट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने एमी कोनी बैरक को शपथ दिलाई। अगली जानकारी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों कि नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को कौन से राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को कौन से राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया। तो साथियों अगर किसान सूर्योदय योजना के शुभारंभ की बात की जाए तो इन्होंने गुजरात राज्य में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को गुजरात राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया। यहाँ मैं लिख देता हूँ गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में। तो साथियों ये हमारा आज करंट अफेयर की कुछ कक्षाएं थी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपकी इस क्लास में मैंने आपको देने की कोशिश की, अपना अधिक से अधिक देने की कोशिश की। आगे से भी कोशिश रहेगी कि अच्छी से अच्छी डेली कुछ न कुछ इम्प्रूव करते हुए आपको क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक के माध्यम से। और आपके उज्जवल भविष्य के हमारा पूरा YouTube चैनल विद्यार्थी तक कामना करता है। आप सभी लोग अपना स्नेह भाव ऐसे ही एक शिक्षक और छात्र के प्रति जो भी एक स्नेह होता है उसे आप सभी लोग बनाए रखिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं आने दूंगा। बस आप लोग अपना स्नेह भाव और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। इस परिवार में जितने भी अधिक से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी से मैं ये आशा करता हूं कि आप अपने इस परिवार में और भी लोगों को और भी सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि यह एक विशाल